आप सबका स्वागत है बैंगी साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 4 और 5 जून का। तो पहले करंट अफेयर्स के बारे में बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने पार्टनर किया है एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ। और ये दोनों पार्टनर करके क्या करने वाले हैं, ये दोनों डेवलप कर रहे हैं एक यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। और ये लोगो जो है, इससे पहले एक लोगो बनाया गया था जिसका नाम था इंडिया ऑर्गेनिक एंड जैविक भारत लोगो। इसको जो है रिप्लेस करेगा और ये नया लोगो बनाया गया है। अभी नया लोगो बनाने का कारण क्या है, इसका हम समझते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो पुराना वाला लोगो था वो था अंडर द फिक्की, ठीक है, जो बोला जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर था, फिसाई के अंदर रखा गया था। और इसको जो है हटा के जो नया लोगो बनाया गया इसको रखा जाएगा नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन के अंदर। तो आपको ये इतना डीप में नहीं जाना कि इस लोगों को जो है इसके अंदर रखा गया इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो ये प्रोग्राम क्या है आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना, बस आपको ये पता रहना चाहिए ये लोगो जो है इस प्रोग्राम के अंदर रखा गया है। इसके साथ ही जो फिक्की जो कि FSSAI है, ये भी जो है इनके साथ ही पार्टनर करने वाले, इस प्रोग्राम के साथ पार्टनर करने वाले। तो ये दोनों मिलके ही जो है ये और यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो जो है लॉन्च करेंगे। और ये अभी की अभी लॉन्च नहीं होगा, जैसे आप ये नीचे देख सकते हो। इसको जो है टोटल 3 महीने का टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी ये रिसेंटली रजिस्टर्ड हुआ है। तो इसको रिप्लेस करने के लिए ये जो जैविक भारत है लोगो है, इसको रिप्लेस करने के लिए टोटल जो है 3 महीने का टाइम लग जाएगा, ऐसा कुछ इस न्यूज़ में कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या आ रहा है हमारा, नेक्स्ट करंट अफेयर्स आ रहा है हमारा कि 46th अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग इस बार जो है कोची केरला में हुआ था। इसके साथ एक और मीटिंग हुई थी जिसका नाम है 26 कमिटी ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन मीटिंग। और ये दोनों के दोनों मीटिंग जो है कोची केरला में हुआ था। तो ये जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि अंटार्कटिक ट्रीटी मतलब कि जो अंटार्कटिक को कैसे बचाया जाए, उसके लिए ये जो मीटिंग जो है वो हुई थी। और इसमें जो मेंबर होंगे जिन्होंने भी अंटार्कटिक ट्रीटी जो साइन कर रखे होंगे वो सारे मेंबर्स होंगे। तो इसमें मेंबर जो बात करेंगे कैसे जो इन्वायरमेंट का जो इम्पैक्ट है अंटार्कटिक में उसको कैसे रोक सकते हैं, उसमें ये बात करेंगे। तो वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है इसका थीम, क्योंकि इस बार जो है एक थीम लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है ATCM 46 ने एक थीम लॉन्च किया जिसका नाम क्या है वासुदेवा कोटम्बकम। और ये एक तरह का संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो ये आपको याद रखना है कि ये एक तरह का संस्कृत वर्ड है और इसका मीनिंग क्या है, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसी मीटिंग के साथ एक और मीटिंग हुई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके साथ कौन सी मीटिंग हुई थी, CEP26 एक मीटिंग हुई थी, जिसमें इस मीटिंग का फोकस क्या था कि ये वाइड रेंज ऑफ चैलेंज एंड जो भी कंट्रीब्यूशन है जो इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल इन अंटार्कटिका में होना चाहिए उसको फोकस करने का काम करेगा। कि जैसा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिस तरह का जो फंडिंग मिलनी चाहिए अंटार्कटिका को वैसे मिल रही है कि नहीं, या कुछ ना कुछ चैलेंज है जो कि कंट्री जो कि नहीं दे पा रही जितना उनको देना चाहिए, तो वो सब रोकने का काम जो है उसमें कैसे काम किया जाए, उसको कैसे रोका जाए, या जो पैसा नहीं दे रहे कंट्रीज को क्या पनिशमेंट देना चाहिए, ये सब जो चीज़ है वो CEP26 के अंतर्गत लिया जाएगा। इस मीटिंग में ये कहा गया था। ठीक है, तो इतना काफ़ी, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये हम देखें कि ये दोनों जो मीटिंग हुई थी वो 46 थी, तो इससे पहले कौन सी हुई थी हमें ये देखना पड़ेगा कि इससे पहले ATCM जो 45 था और CEP25 था, ये फिनलैंड में हुआ था। ठीक है, तो कभी कभी ये पीछे वाले पूछ रहे थे कि पीछे कब हुआ था, तो आपको ये याद रखना कि फिनलैंड में हुआ था। और ये दोनों के दोनों मीटिंग को इस बार जो कोची इंडिया में जो कोची केरला में जो इस बार होस्ट किया गया है वो किया गया है भाई मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये किया गया है। और ये किया गया है थ्रू नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च गोवा के अंतर्गत। ठीक है, इन्होंने जो है ये मिनिस्ट्री याद रखना है, इसके साथ कौन से जो है नेशनल सेंटर ने क्या आपको ये याद रखना है। इसी इवेंट में इंडियन पोस्ट ने भी एक मतलब कि एक नया लोगो लॉन्च किया। ठीक है, इनके लिए एक नया लोगो टाइप कुछ लॉन्च किया इंडियन पोस्ट ने भी, आपको याद रखना है। इन्होंने इसका नाम रखा है माई स्टैम इन्होंने ये नाम रखा है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है, बाकी एग्जाम बोर्ड से कुछ काम का नहीं पढ़ने के लिए। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं कि एक RBI ने बहुत बड़ा मूव लिया इंडिया के लिए, जिसमें बोला जा रहा है कि RBI ने मूव किया है 100 मैट्रिक टन ऑफ गोल्ड। इसका मतलब अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो 1 लाख किलो ऑफ गोल्ड जो है जो स्टोर था कहाँ पे, UK में, उसको जो है वापस इंडिया में लाने का काम किसने किया है, RBI ने किया है। और ऐसा बड़ा मूव जो है पहली बार हो पाया है, RBI ने किया है ये 1991 के बाद। इतना बड़ा है जो वेट, इतना बड़ा गोल्ड का जो अमाउंट है उसको जो है ट्रांसफ़र 1991 के बाद अब जाके 2024 में हो पा रहा है। इसके बाद ही जो इंडिया का जो ओवरऑल गोल्ड होल्डिंग है वो इंक्रीज कर गया है
46 मैट्रिक टन 2024 के लिए, और अब जो टोटल हो चुका है वो हो चुका है 822 मैट्रिक टन का, ठीक है, 822 मैट्रिक टन का हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये यूके से ऐसे कैसे आरबीआई उठा के लेके आ गया। देखिए आरबीआई जो है ना डिफरेंट जो लोकेशंस हैं वहाँ पे गोल्ड रखता है, ठीक है, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली। तो उसमें से भी एक लोकेशन है यूके में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आरबीआई जो है अपना गोल्ड रिजर्व रखा था, तो वही जो है गोल्ड का रिजर्व इंडिया में वापस आरबीआई ने लेके आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आरबीआई ने किया, ऐसे नहीं किया कि यूके से कुछ चुरा के लेके आ गया समथिंग, या तो यूके से कुछ बड़ा कुछ मतलब यूके से छीन के लेके आया, ऐसा कुछ नहीं है, ये आरबीआई का ही है। और आरबीआई ने स्टोर कर रखा था गोल्ड को यूके में, और वही गोल्ड जो है वापस इंडिया में अभी वापस ला दिया आरबीआई ने, ठीक है। तो इतना बड़ा जो है आरबीआई ने 1991 के बाद अब जगह लाए हैं। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है हमारा वर्ल्ड मैथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसका काम क्या होता है? इसका काम जैसे कि आईएमडी का होता है, मतलब कि इंडिया मैथोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि वेदर फोरकास्ट करता है, वैसे ही ये फोरकास्ट करने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो इन्होंने पार्टनर किया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ये यूनाइटेड स्टेट का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो है फूड और एग्रीकल्चर में फोकस करता है। तो ये दोनों मिलके क्या करेंगे? ये दोनों मिलके ये करेंगे कि जो क्लाइमेट चेंज की होता है एग्रीकल्चर की वजह से, उसको कैसे उसका क्लाइमेट एडप्शन किया जाए या तो रिसिलेंस कैसे बढ़ाया जाए, उसमें काम करेंगे। जैसे कि क्लाइमेट की वजह से पता ही होगा कि क्लाइमेट की वजह से नहीं, एग्रीकल्चर की वजह से क्लाइमेट पे बहुत फर्क पड़ता है। तो उसको कैसे रोका जाए या कैसे इसको इम्प्रूव किया जाए, उस क्लाइमेट चेंज जैसे रोका जाए, एग्रीकल्चर में कैसे हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव किया जाए कि वो जो है क्लाइमेट चेंज कम से कम हो, तो वो चीज़ करने का काम ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन करेगी। और ये ऐसा नहीं कि ये पहली बार ये दोनों ने ऐसा कुछ पार्टनर किया है, इससे पहले भी इन्होंने पार्टनर करके रखा हुआ है। और इस पार्टनरशिप में जो है इन्होंने 10 साल हो चुके हैं और इसको और 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया इस पार्टनरशिप को, ठीक है। और इसमें जो है ये एमयू जो है फोकस करेगा 5 चीज़ों में। वो कौन कौन से आप यहाँ से पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, और ये एग्जाम में करके पूछ भी लिया जाता है कि ये कौन कौन से जो है इसमें जो है फोकस करेगा, या तो पूछ लेगा कि कौन सा जो है एमयू फोकस नहीं करता। तो आपको इसलिए ये जो लिखे हुए हैं ना ये सारी चीज़ें भी पढ़नी है आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट इंटरव्यू से पढ़ते हैं। नेक्स्ट इंटरव्यू क्या आ रहा है कि बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने क्विट कर दिया है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को क्विट करके इन्होंने ज्वाइन किया है एक स्विट्जरलैंड बेस्ड वर्ल्ड बॉक्सिंग का एक फेडरेशन है, ठीक है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कॉन्फेडरेशन है, उधर ज्वाइन किया है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन या तो कॉन्फेडरेशन को लॉन्च किया, ये अप्रैल 2023 में लॉन्च हुआ था, और इसको जो है ज्वाइन कर लिया है। अब इसका ज्वाइन करने का कारण क्या है हम वो देखते हैं। इसका ज्वाइन करने का कारण ये है कि अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इन्होंने बोला था कोई भी अगर नेशनल फेडरेशन है, जैसे कि नेशनल फेडरेशन कौन सी, जैसे कि हमारे इधर है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको आप ले सकते हो क्रिकेट के टर्म पे, जैसे कि हमारे इधर बीसीसीआई है। तो वैसे कुछ ये बॉक्सिंग को जो रेगुलेट करते हैं पूरे नेशनल लेवल पे वो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इनको जो है बोला गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कि आप जो है जितने नेशनल फेडरेशन है कि उनको लीव करने के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को जितना जल्दी हो सके, अगर वो लीव नहीं करेंगे तो जो 2028 का लॉस एंजलिस में ओलंपिक होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना है, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है जो कि डिसाइड करती है कि कहाँ पे ओलंपिक्स होनी है, और ये डिसाइड करती है कि ओलंपिक्स में कौन सी कंट्री जो है भाग लेगी, कौन सी भाग नहीं लेगी। तो ये रोक दिया है और ये सारी कंट्रीज़ को मना किया कि पार्टिसिपेट नहीं करने के लिए इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन को। तो अब हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों कहा गया है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन से क्यों दुश्मनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो ये चीज़ आप यहाँ से एक मिनट रुक जाइए, हम पीछे जाते चले गए। ये चीज़ आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है इन्होंने जो है 2019 में जो फंडिंग है, जो गवर्नेंस इशू है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया था, ठीक है। इनका ये कहना है कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का ये कहना है कि जो टोक्यो ओलंपिक अभी हुआ था, ठीक है, और अभी जो टोक्यो ओलंपिक का हुआ था 2020 में, तो उस समय, और जो अभी पेरिस ओलंपिक अब इस साल होने वाला है 2024 में, तो इसमें जो है इन्होंने सही से फंडिंग नहीं की। तो इसकी वजह से ही जो है इनको जो है जो भी इनके सब मेंबर्स थे तो उनको बोला है कि जितना जल्दी आप इस ऑर्गेनाइजेशन को लीव करना चाहो तो उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा। अब हम इसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे कि ये वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन है, ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कोई भी अगर नेशनल फेडरेशन होता है तो उनको ये सारे इसके साथ ज्वाइन करना पड़ता है, और
ज्वाइन नहीं करे तो तब भी ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, जो इंटरनेशनल ओलंपिक्स हो रहे हैं उधर, लेकिन उनको ज्वाइन करना पड़ता है क्योंकि ये जो NGOs है ये जो है फंडिंग देने का काम करती है, या स्पोर्ट्स में कैसे सीखना है, सिखाने विखाने का भी काम ये लोग करती है। तो इसकी वजह से ज्वाइन करना ज़रूरी बन जाता है जो भी नेशनल फेडरेशन है उनको। तो इसी की वजह से अभी जो है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन को, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री से बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंट्री से आ रहा है चाइना की तरफ से। चाइना ने लॉन्च किया है पाकिस्तान का मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट, और इसका नाम रखा गया पाकसेट MM1। पाकसेट MM1 जो है लॉन्च किया कहाँ, किसने, चाइना ने। और ये एक तरह का मल्टी कम्युनिकेशन सैटेलाइट होने वाला है। मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट का मतलब क्या हुआ, इसमें जो है डिफरेंट सैटेलाइट्स भेजे गए हैं। कोई सैटेलाइट जो है वॉइस को नापेगा, कोई सैटेलाइट जो है वॉइस के लिए रखा गया है, ठीक है, जैसे फ़ोन करते हैं ना हम तो वॉइस में आता है। कोई सैटेलाइट इंटरनेट के लिए रखा गया है, कोई सैटेलाइट केबल के लिए रखा गया, समथिंग ऐसे ऐसे डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, तो हमें नहीं जाना होता डिप में। तो ये मल्टी मिशन कम्युनिकेशन सैटेलाइट मतलब डिफरेंट जो है सैटेलाइट जो है भेजे गए हैं, और इस सैटेलाइट का नाम क्या रखा है ना, पाकसेट MM1 रखा गया है, ठीक है। और अब ये पढ़ते हैं कि पाकसेट MM1 के बारे में थोड़े कुछ, ठीक है, एग्जाम में वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको जो डेवलप किया गया था वो डेवलप किया गया था चाइना एकेडमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ये एक तरह की सब्सिडी है चाइना एयर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन की, और ये जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है, ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज है। और ये जो सैटेलाइट है इसकी लाइफ स्पैन जो है टोटल 15 साल की होने वाली है, ठीक है। अभी रिसेंटली चाइना ने एक 4E6 लूनर मिशन भी लॉन्च किया था, जिसमें पाकिस्तान का जो iCube उमेर है, iCube उमेर को भी लॉन्च किया था। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान देना, ये रिसेंट का न्यूज़, ज़्यादा पुराना नहीं है, 3 मई 2024 का ही है। ये 3 तारीख को ये जो है लॉन्च किया गया था, ये मैंने ऑलरेडी कवर कराया है 3 तारीख के जो हमारे डेली करंट अफेयर्स है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर से पढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स अदानी की तरफ से आ रहा है कि अदानी इंटरनेशनल पोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनर किया है तंजानिया पोर्ट अथॉरिटी के साथ, और ये 3 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है। और इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत क्या बोला है कि ये जो है टर्मिनल 2, जो कि आप यहाँ से नाम देख सकते हो, तंजानिया में इसको जो है डेवलप करने का काम करेगा। तो पहले तो हम तंजानिया का लोकेशन देखते हैं। अगर आप इधर से आप मैप से देख सकते हो, तंजानिया जो है एक अफ्रीकन कंट्री है, और ये अफ्रीकन कंट्री में एक पोर्ट है जिसका नाम टर्मिनल 2 है, ठीक है, तंजानिया में। तो उस पोर्ट को डेवलप करने का अदानी काम करेगा, और ये इसी वजह से जो अदानी का जो एम है 2030 तक कि इनको जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्ट ऑपरेटर बनना है, वो जो है कंप्लीट हो पाएगा। उसी के लिए ये जो है अदानी ने ये एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ में। नेक्स्ट न्यूज़ आ रहा है कि RBI ने कुछ मॉनेटरी पेनल्टीज लगाई है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस के ऊपर, और ये कितनी की लगाई है, 88.70 करोड़ का, करोड़ नहीं, लाख, 88.70 लाख का ये जो है ये एक मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है। वो किस लिए लगाई है कि इन्होंने जो है नॉन कंप्लायंस दिखाया है जो भी रेगुलेटरी नॉर्म्स है उधर। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल रखा भी नहीं हूँ। इसमें आंसर आपको अमाउंट पूछ सकता है और कौन से बैंक पे लगे वो आप थोड़ा बहुत पूछ सकते हो, तो आप ये दोनों पढ़ लो, काफ़ी है। नेक्स्ट कंट्री चलते हैं कि सेबी ने एक बीटा वर्जन निकाला है सेटलमेंट कैलकुलेटर, बीटा वर्जन निकाला है सेटलमेंट कैलकुलेटर के लिए। तो ये क्या करेगा, ये ट्रांसफर ही करेगा, सिंप्लीफाई करेगा जो प्रोसेस होती है सेटलमेंट अमाउंट के लिए उसको, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें जो रखा गया है कि फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेंट होगा उसके लिए मिनिमम अमाउंट जो 3 लाख रुपये होगा, तो वो भी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, और अदर्स के लिए जो है 7 लाख रखा गया, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट से, अब आपको पता होना चाहिए कि बीटा सेटलमेंट कैलकुलेटर किसने लॉन्च किया, सेबी ने लॉन्च किया। इवन मैं बताना चाहूँगा कि एग्जाम में अगर पिछले साल के भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो आपको मिल जाएगी सेबी से जो है ना बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। तो आप सेबी में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने से अच्छा RBI में ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है, क्योंकि RBI से बहुत क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट चलते हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट आ रहा है कि जियो फाइनेंस सर्विस ने लॉन्च किया एक जियो फाइनेंस ऐप, जो कि बीटा वर्जन है, वो भी बीटा वर्जन था, ये भी बीटा वर्जन है, और ये लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है एडवांस डिजिटल बैंकिंग। और ये जो है हेल्प करेगा डेली फाइनेंस और डिजिटल बैंकिंग के लिए, ठीक है। डेली फाइनेंस जैसे कि UPI हो गया, या बिल्स पेमेंट हो गया, बिल ट्रांजेक्शन्स हो गए, तो ये सब करने के लिए। और डिजिटल बैंकिंग जैसे कि डिजिटल बैंकिंग का तो पता लग ही गया होगा, डिजिटली जैसे कि अकाउंट का कुछ अगर पता लगाने कितना बैलेंस पड़ा है, तो वो सब एक ही जगह पे हो पाए, ऐसा कुछ बनाने के लिए जियो फाइनेंस ऐप ने बनाया है। तो ये भी मैं बोलूँगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी मिड है, ये मिड लेवल पे आता है कि इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, ये इतने हाई लेवल पे नहीं आता। नेक्स्ट करंट अफेयर से बढ़ते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर्स, मोदी की GDP प्रेडिक्शंस आ रही है। ये मोदी का हर समय मूड चेंज होता है और अलग अलग प्रेडिक्शन देते रहता है। तो इस जो मोदी का प्रेडिक्शन है GDP का, इस रेटिंग का नाम रखा है इन्होंने मोदी रेटिंग ग्लोबल मैक्रो आउटलुक 2024-25 का। और ये मई 2024 के लिए ये अपडेट आया है, जिसमें बोला गया है कि GDP जो है ग्रोथ कर किया है 2024 के लिए वो 6.8% रखा गया, और 2025 के लिए 6.5% रखा गया। मैं बोलूँगा कि अगर आपका एग्जाम सितंबर में है, RRB को सितंबर में, तो ये सब अभी मत पढ़ो,
जीडी प्रेडिक्शन, जो नया वाला जीडी प्रेडिक्शन आएगा जो कि अगस्त या तो जुलाई महीने में आएगा, वही पढ़ो, बाकी सब सीधे स्किप करो, ठीक है। तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं अगर आपका अभी इस समय एग्जाम सितंबर में एग्जाम है, और अगर आपका रिसेंटली अभी मई या तो जून में एग्जाम है तो आप इसको कवर कर सकते हो। तो अभी जो ये करंट अफेयर्स था हमारे लिए इतना ही था, जो कि हमारा 4 से 5 जून तक बनता है डेली करंट अफेयर्स। इसी के साथ अगर आपको मेरा वीकली और मंथली PDF भी डाउनलोड करना है तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाके वो डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको मेरा कोई दूसरा वीडियो देखना है तो आप इस वाले वीडियो में क्लिक कर सकते हो। इसके बाद मैं आपको इसी वीडियोस में मिलूंगा। अभी के लिए इतना रखते, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।